हेलो गर्ल्स, बीए थर्ड ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द इज पोएट्री ऑलवेज वर्थ व्हेन इट्स ओल्ड। ठीक है, हमने कालिदास पढ़ा, हमने भवभूति पढ़ा एंड भर्तृहरि का हमने थर्ड स्टेंजा जो था हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अभी क्या है कि हम एक साथ पढ़ रहे हैं इनको, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं अपने, क्योंकि एग्ज़ाम का नेक्स्ट ईयर का आपका कुछ पता नहीं है। मे बी कोर्स पूरा भी आए और मे बी कोर्स हट भी सकता है, तो कुछ अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट की, तो हो सकता है एग्ज़ाम आपकी उसी टाइम पे भी हो जाए। तो इसलिए हमें हमारे हिसाब से हमें पढ़ना है कि हमारा कुछ भी छूट ना जाए, मीन्स। ठीक है, और आपके जो नॉवेल्स वगैरह जो हैं आपके इसमें कोर्स में, वो एक काम करना, आप लोग उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा भर्तृहरि का फोर्थ स्टेंजा। ओके, scrawled without the wit to fit a word or two of words together, or don't not a with to sit in judgment on the abuse huge poetry of another. Such man will listen with attractive mind, attentive mind, although to see how merry जेंट्स दे फाइंड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कट रहा है, JAUITS। ठीक है, जेट्स द फाइंड, एंड इफ दे आर वर्ड्स बिकॉज दे फेड टू ग्रास्प द सेंस और वर्क कंसर्व्ड फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, द naturally do not blame their foolishness. A girl who's less than perfect always blame the dress। ठीक है, समझ में आया इसमें? तो आपको थोड़ा सा कैमरा हिलने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, क्या है इसमें? स्क्लॉन्डर्स। स्क्लॉन्डेड मीन्स होता है दुष्ट या बदमाश तरीके के जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज में लिया गया है। विट, विट मीन्स होता है बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धि जो होती है। ठीक है, फिट ए वर्ड और टू ऑफ वर्ड्स टुगेदर, क्या है आगे? फिट ए वर्ड ऑफ टू ऑफ वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, शब्दों का चयन करके कविता की रचना करना, मीन्स कि किस तरीके से शब्दों को, किस अलग अलग तरीके के जो शब्द होते हैं उनको चयन करना, मतलब सिलेक्ट करना और किसी कविता की रचना करना। ठीक है, डोंट नॉट ए विट, डोंट नॉट ए विट, जरा भी या लेस मात्र भी वो क्या है, प्रसन्न नहीं होते हैं, मीन्स आर डोंट नॉट ए विट टू सिट। ठीक है, वो थोड़ा भी खुश नहीं होते हैं, थोड़ा भी उनके अंदर उत्साह नहीं होता है। इसका मतलब ये है टू सिट इन जजमेंट। ठीक है, किसी कविता पर अनधिकार निर्णय देना या उसकी परख करना, जजमेंट करना, किसी भी कविता के बारे में जजमेंट करना बिना किसी समझे हुए, बिना किसी चीज़ के पढ़े हुए। जो दुष्ट और बेकार टाइप के जो लोग होते हैं, जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, वो लोग बिना किसी कारण के, बिना किसी कुछ समझे हुए अपनी आलोचना करते हैं और अपना जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो भर्तृहरि उन अल्प बुद्धि और आलोचकों के तरीकों के प्रति एक बहुत ही अच्छी तरीके से बात कहते हैं। इस स्टेंजा के अंदर जो भर्तृहरि हैं वो उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो किस तरीके के लोग हैं, जो अल्प बुद्धि है, जिनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, या फिर जिनके अंदर सोचने की, समझने की क्षमता ही नहीं है, और जो माइंडलेस हैं, जिनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उनको वो कह रहे हैं कि जो आलोचक उस कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और जो कविता उनकी समझ से परे हैं, जिनको
मतलब कि जिनको पढ़ना ही नहीं आता, जिनको कुछ पता ही नहीं है, कविता की ABCD नहीं पता है, और वो लोग बिना पढ़े बिना समझे ही किसी कविता के बारे में या किसी पोयम के बारे में अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर देते हैं। भर्तृहरि ऐसे आलोचकों को दुष्ट कहते हैं। वो जो क्या कह रहे हैं, ऐसे जो आलोचक हैं वो क्या है, एक तरीके के दुष्ट लोग हैं, एक तरीके के खराब लोग हैं, जो स्वयं 2 पंक्तियों की रचना करने की क्षमता नहीं रखते। मीन्स जिनके अंदर ए वर्ड और 2 ऑफ वर्ड्स टुगेदर, जिनके अंदर 2 लाइनें लिखने की भी क्षमता नहीं है, मतलब कि जिनको लिखना तो खुद को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, फिर भी वे आलोचक ऐसी कविता जिसे वे समझ नहीं पाते उसकी भी क्या करते हैं, जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। जिनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है उसकी भी वो क्या करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसके जजमेंट करते हैं कि ये सही है, ये इसने ऐसी लिखी है, इसने वैसी लिखी है, इस तरीके की। सच मैन विल लिसन विथ अटेंटिव माइंड, क्या कह रहे हैं, लेकिन वे जितना संभव हो उतने दोष निकालने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरीके के आदमी बिना सोचे समझे, अपने बिना माइंड के, बिना दिमाग के, जितना हो सके अलोट टू सी हाउ मच जंट्स दे फाइंड, जितना वो हो सके उतना उसमें से, पोएम में से क्या करते हैं, वो एक मतलब आलोचना निकालने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। दोष मतलब किसी कविता के दोष निकालने के लिए वो तैयार रहते हैं। आगे क्या है, एंड इफ दे आर वर्स्ट बिकॉज दे फेल टू ग्रास्प द सेंस एंड, और फिर जब वो उस कविता का अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो वो अपने आप का गुस्सा उस चीज़ के ऊपर निकालना शुरू करते हैं। इट मीन्स है कि जैसे मान लो कि हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और थोड़ी सी हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो जो जिन लोगों की बुद्धि कम बुद्धि है या जो लोग पढ़ना नहीं चाहते या जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या करते हैं, उसमें से दोष निकालना शुरू कर देंगे। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसने तो ऐसी लैंग्वेज में लिखी है, इसके तो वर्ड इतने हार्ड हैं और इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इस तरीके की। तो ऐसे लोगों को ही भर्तृहरि यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो खुद 2 लाइन भी नहीं लिख सकते, 2 लाइन लिखना भी नहीं आती जिनको, जो दूसरों की कविताओं में मतलब कमियां निकालना उनकी आदत पड़ चुकी है। और जब वो इस तरीके से कमियां निकालते हैं और जब उस कविता को वो समझ नहीं पाते, फेल टू ग्रास्प द सेंस, सेंस मीन्स अर्थ, जब उस कविता की वो अर्थ समझ नहीं पाते हैं तो वर्ड्स मीन्स होता है चिढ़ाना, अपने आप को चिढ़ जाते हैं उस चीज़ से, समझ में नहीं आने की वजह से वो क्या होते हैं, चिढ़ जाते हैं। आगे क्या है, ऑफ वर्क्स कंसीव्ड फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब भर्तृहरि कह रहे हैं कि मैंने जो मेरी कविताएं लिखी हैं, जो मैंने मेरी रचनाएं लिखी हैं, उनकी रचनाओं का अर्थ समझना बुद्धिमान पाठकों के लिए की गई है। उनकी कल्पना और रचनाओं की बुद्धिमान पाठक जो है, मतलब पढ़ने वाला जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ही उस चीज़ को समझ पाए। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए उनकी जो ये लैंग्वेज है इतनी थोड़ी हार्ड है। दे लिटरली डू नॉट ब्लेम देयर फुलिशनेस। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भर्तृहरि कह रहे हैं कि इसके लिए वो अपने आप को भी, मतलब कि अपने आप को भी ब्लेम नहीं करते हैं कि उनकी जो पोएम की जो लैंग्वेज है वो उन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट तरीके से लिखी है, लेकिन उनको कोई अफसोस नहीं है, उनको कोई ब्लेम नहीं है खुद को कि इसको हर कोई समझ नहीं पाएगा, ये उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसके लिए क्या है, दोष नहीं देते हैं वो। इसके लिए किसको दोष देते हैं, जिनको समझने नहीं आ रहा, जिनको या पढ़ना नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से ए गर्ल हुज लेस देन परफेक्ट ऑलवेज ब्लेम्स द ड्रेस। ठीक है, जिस तरीके से एक भद्दी और मतलब गंदी और जो दिखने में खूबसूरत नहीं हो, वो लड़की हमेशा अपने आप को क्या करती है, अपने कपड़ों को दोष देती है, उस तरीके से अर्थात एक अक्षम कारीगर जो होता है, एक मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, वो सामने वाले की चीज़ में
कमियां निकालना शुरू कर देता है। तो जिस तरीके से कोई लड़की है, इसमें एक गर्ल का एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से एक लड़की अगर वो सुंदर नहीं है दिखने में, तो वो ये नहीं मानेगी कि वो सुंदर नहीं है, वो क्या कहेगी कि मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा ये मेकअप अच्छा नहीं हुआ, या फिर ये इस तरीके के बहाने निकालती है। तो यहाँ पे सेम इन द सेम केस उन्होंने पोयम के लिए कहा है कि अगर एक पोयम अच्छी पोयम और अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको उसको समझना ही नहीं है, वो क्या करते हैं, इस तरीके की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, 4th नंबर में आपको ये समझ में आया। 5 नंबर में आपकी है, ए मैन लिव्स लॉन्ग हु लिव्स 100 years yet half is sleep and half the rest again. Old age and childhood for the rest a man, life's close companion to disease and tears, losing his love, working for other men. Where can joy find a space in this short span? Span means होता है जीवन काल, समय की अवधि। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेंजा है ये, आप लोगों को बता रही हूँ मैं। लाइव्स क्लोज कंपेनियन टू डिजीज विच टीयर्स, क्या कहा है, आंसुओं से त्रस्त रहना, बीमारी और आंसुएं जो जिंदगी है वो किस तरीके की जिंदगी। ए मैन लिव्स लॉन्ग, एक मनुष्य जो है वो मानव जीवन के 100 वर्षों का विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे जो भर्तृहरि हैं वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो कई सालों तक जिंदा रहना चाहता है, लेकिन ए मैन लिव्स लॉन्ग हु लिव्स 100 years, जो 100 सालों तक जीवित रहना चाहता है। एक आदमी चाहता है कि उसका जीवन जो कितना हो, 100 सालों तक हो। येट हाफ इज स्लीप, जिसमें से आधा तो वो सोने में ही गुजार देता है। एंड हाफ द रेस्ट अगेन, और आधी जिंदगी जो चौथाई होती है वो क्या करता है, अपने आराम में बिता देता है। जैसे उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से लाइफ को उन्होंने डिवाइड करी है। ठीक है, 4 टुकड़ों में उन्होंने लाइफ को डिवाइड कर दी। तो एक आदमी 100 साल की ज़िंदगी तो जीने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसमें से आधी ज़िंदगी, मान लो कि 50 साल, तो वो सोने में ही गुजार देता है। और जो आधी एंड हाफ द रेस्ट, और जो आधी की आधी है, चौथाई हिस्सा जो है वो आराम करने में ही बिता देता है। ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, बुढ़ापा और बचपन। फॉर द रेस्ट ए मैन, एक मनुष्य का बचपन और बुढ़ापा जो होता है वो कैसा होता है, बचपन बिताने तथा वृद्धावस्था में कष्ट पाने में बीतता है। आराम करने में क्या बीतता है, बचपन बीतता है, और वृद्धावस्था जो है उसकी, बुढ़ापा जो है वो किस में बीतता है, कष्ट पाने में ही उसका बीत जाता है। तो 2 हिस्से लाइफ के, जो 4 हिस्से डिवाइड करें उनमें से बचपन और बुढ़ापा, शुरुआत और जो आखिरी है वो तो उसके, बचपन तो आराम पाने में बीत जाता है और बुढ़ापा उसका कष्ट पाने में बीत जाता है। बाकी की आधी जिंदगी उसकी सोने में ही गुजर जाती है। और बाकी की जो जिंदगी है, अपनी जिंदगी का हाफ द रेस्ट, ओल्ड एंड फॉर द रेस्ट ए मैन लाइज क्लोज कंपेनियन टू डिजीज एंड टीयर्स, अपनी जिंदगी के शेष वर्षों में वह रोगों से कष्ट पाने में तथा दुखों के आंसुओं में व्यतीत करता है। कि कभी कोई बीमारी हो गई, कभी घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई मर गया, या कोई किसी के कोई दुख आ गया, तो इस तरीके की चीज़ों में आधी जिंदगी उसकी इसी चीज़ों में निकल जाती है। वह अपने प्रियजन जो उसके हैं, साथी वगैरह हैं, उनके किसी की मृत्यु होना, या किसी को काम करने में कोई कष्ट होना, तो इस तरीके की चीज़ों में उसकी आधी ज़िंदगी क्या है, किस में निकलती है, बची हुई ज़िंदगी उसकी अपने जो साथी गणों की किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें रोने धोने में और बीमारियों में गुजर जाती है। लूजिंग हिज लव, जैसे कि अपने प्रियजनों को खो देना, लूजिंग हिज लव। वर्किंग फॉर अदर मैन, दूसरों के लिए काम करते रहना। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, एक व्यक्ति अपनी बहुत लंबी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी आधी ज़िंदगी सोने में गुजरती है, थोड़ी ज़िंदगी उसकी बचपन का आराम में निकल जाती है, थोड़ी ज़िंदगी उसके बुढ़ापे के कष्टों में निकल जाती है, और थोड़ी ज़िंदगी उसके अपनों को खोने के दुखों में निकल जाती है, और थोड़ी ज़िंदगी उसकी किस में निकलती है, बीमारियों से लड़ने में निकल जाती है। ठीक है, और थोड़ी ज़िंदगी उसकी वर्किंग फॉर अदर मैन, और थोड़ी ज़िंदगी उसकी दूसरों के लिए करते रहने में ही निकल जाती है। वेयर कैन जॉय फाइंड, अब वो सवाल कर रहे हैं
इस प्रकार से उसके 100 वर्षों के अधिक वर्ष तो व्यर्थ के कामों में ही, इस तरीके से जो 100 साल वो जीने की सोचता है उनमें से कुछ साल तो उसके फालतू के ही निकल जाते। इस तरीके के जीवन के अंदर उसका जो अधिकांश भाग जो है वो क्या है, बिना आनंद के, बिना जॉय के ही बीत जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के जीवन में अधिकांश भाग बिना आनंद के हैं। वेयर कैन जॉय फाइंड ए स्पेस इन द शॉर्ट स्पान। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब इस तरीके की जिंदगी में, इस तरीके की छोटे से जीवन के अंदर तुम्हें आनंद कहाँ प्राप्त होगा। मीन्स कि आपकी जो जिंदगी है, बचपन और बुढ़ापा, नींद और आराम, रोग और आंसू, प्रियजनों की मृत्यु और अन्य लोगों के लिए कार्य करना, यही मानव जीवन का क्या है, घटनाक्रम है। एक तरीके से इसी में मानव जीवन सीमित है। जीवन के संक्षिप्त अंतराल में आनंद प्राप्त करना मुश्किल संभव है। ठीक है, समझ में आया। 5th नंबर स्टेंजा। इनमें हम देख रहे हैं, आप लोगों ने राइम स्कीम पढ़ी होगी पहले, जो लास्ट में जो तुकबंदी होती है किसी भी पोएम की, जो सेम वर्ड मिलते हैं उनको तुकबंदी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ईयर्स ए, गेन का बी, मेन का बी, टीयर्स का ए, मेन का बी और बी स्पेन। तो इसकी क्या है, इसकी है ए बी बी ए बी बी। ठीक है, इस तरीके के स्टेंजाज में इनके क्या है, वो राइम स्कीम निकली हुई है। ठीक है, इसमें जीवन को एक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, रियलिस्टिक पिक्चर, इसमें ह्यूमन लाइफ की जो रियल पिक्चर है वो प्रेजेंट की गई है। ठीक है, आगे है, डू नॉट गो आई कुड से बट दिस इज इंथुस्पिशियस, all right go, it is loveless thing to say, stay with me is imperious, do as you wish suggest, call indifference, and if I say I you die, when you are gone you might not believe me when you go away। ठीक है, इनऑस्पिशियस मीन्स होता है अशुभ या अमांगलिक कार्य, लिखा हुआ है अशुभ या अमांगलिक कार्य जो होता है उसके लिए ये वर्ड यूज में लिया जाता है, इनऑस्पिशियस। ठीक है, इम्पीरियस, दबंग, इम्पीरियस मीन्स होता है दबंग और बहुत ही सॉलिड टाइप का। ठीक है, इनडिफरेंस मीन्स हो गया, यहाँ पे इनडिफरेंस का मतलब है उदासीनता, उदास तरीके का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इस पदांश के अंदर भरथरी जो है डू नॉट गो, कि अपने पत्नी की इन लाइनों के अंदर वो अपनी वाइफ की उन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं जब वो अपने पति को कहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पति और पत्नी के प्रेम को दिखाया गया है। इस स्टेंजा के अंदर भरथरी ने पति और पत्नी का जो प्रेम है और उसके बारे में जो केंद्र बिंदु, इसका सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल थीम है, इसका सेंट्रल पॉइंट वो है दोनों के बीच का लव है। और वो जब एक दूसरे से अलग होते हैं, जब उनका वियोग होता है, तो उस टाइम का वर्णन इस चीज के अंदर किया गया है। तो क्या कह रही, डू नॉट गो, कि अभी मत जाओ। क्या कह रही है पत्नी, अपने पति को कह रही है डू नॉट गो। ठीक है, आई कुड से बट दिस इज इंथम्सियस, वो कह रही है कि पत्नी कह रही है अपने पति को, बाहर जाने के समय उसकी भावनाओं को प्रस्तुत करती है और अपने पति के दूर जाने की भावनाओं से व्यथित है, मतलब वो अपने पति के जाने से वो तकलीफ में है, कि उसको समझ नहीं आता है कि वो अपने पति को क्या कहे, जो उसका पति उससे दूर जाने वाला है। तो उसको समझ नहीं आता है कि उसके लिए एक तरीके से ये क्या है, अशुभ पल है। उसके जीवन का जो ये पल है वो क्या है, पत्नी अपनी पति से न जाने के लिए कहती थी। ठीक है, कि वो उसको कह रही है कि डू नॉट गो, परंतु वह अपशकुन प्रतीत होता है। लेकिन क्या होता है, अगर वह कहती कि ठीक है जाओ, तो वह उसकी ओर से प्रेम की कमी दिखता। ठीक है,
तो वो एक तरीके से बीच में फंस गई है। ऑल राइट गो, इट इज़ लवलेस। अगर वो कह देती कि ठीक है चले जाओ, तो उसको ऐसे लगता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती है। मीन्स कि जैसे पहले राजा जो है युद्ध में जा रहे होते थे, तो उस टाइम पे पत्नियां जो होती थी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि उस टाइम पे अगर वो उनको अपने पतियों को कहे जाते टाइम पे, युद्ध पे जाते टाइम पे कहे कि मत जाओ आप, तो वो क्या होता था, अपशकुन माना जाता था कि वाइफ ने मना कर दिया। और अगर वो कह देती कि ठीक है जाओ, तो ये माना जाता है कि उसको अपने पति से प्यार नहीं है। तो वो एक असमंजस में फंस गई है कि वो क्या कहे। से विथ मी, स्टे विथ मी। तो अगर वह कहती कि न जाओ मेरे पास रुको, तो वह उसकी ओर से आदेशात्मक है। मीन्स कि वो क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। स्टे विथ मी इज इम्पीरियस, डू एज यू विश सजेस्ट। अब वो बोल रही है कि क्या आप मुझे बताओगे कि मैं क्या कहूँ। अगर वो बोलती है कि रुक जाओ मेरे पास रहो, तो पति को लगता कि वो उसको ऑर्डर दे रही है या उसको रोक रही है, एक मतलब ऑर्डर के साथ रोक रही है, वह इसकी पालना नहीं करेगा। यह अभिव्यक्ति, तो वो क्या कहे कि आप जैसा चाहते हैं, डू एज यू विश, कि आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। और उसके पास कोई भी सुझाव नहीं होता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। ठीक है, तो वो इस तरीके से कहती है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। ना वो उनको जाने को कहती है, ना वो उनको रुकने को कहती है, और ना वो उनको अपने साथ रहने को कहती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो उनको कहती है कि जो आपको ठीक लगे वो कहिए। और कोल्ड इंडिफरेंस एंड इफ आई से आई यू डाइज, क्या कह रही है कि बहुत ही उदास तरीके से जब वो बहुत दुखी हो जाती है, तो वो एक अन्य विकल्प ये कहना चाहती है कि मैं मर जाऊंगी जब आप चले जाएंगे। एंड इफ़ यू आई यू डाई। ठीक है, एंड इफ़ यू आई विल डाई, एंड इफ़ आई से आई विल डाई व्हेन यू आर गोन। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप चले गए तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, यू माइट और माइट नॉट बिलीव मी, हो सकता है कि तुम मुझ पे बिल्कुल भरोसा करो, या हो सकता है कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करो। ये बिल्कुल भी संभव है कि पति उसका विश्वास ना करे। हो सकता है कि वो उस पर भरोसा करे, हो सकता है वो उस पर भरोसा नहीं करे। टीच मी, फिर वो बोलती है अंत में, वह अपने पति से उसको ये सिखाने के लिए कहती है कि टीच मी माई हस्बैंड, मेरे पतिदेव मुझे ये सिखा दो, वाट आई आउट टू से व्हेन यू गो अवे, जब तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी, क्या कहें उस टाइम पे, उसके जाने के समय पे क्या कहें। मतलब कि भर्तृहरि ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से पति और पत्नी की जो वार्तालाप है वो यहाँ पे दिखाई है कि किस तरीके से एक पत्नी अपने पति से कंफ्यूज है कि वो उनको रोके या जाने को कहे, उसको समझ में नहीं आता। एक बार मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ अच्छे से। डू नॉट गो, पत्नी अपनी पति से कह रही है, एक रानी अपने राजा से कह रही है कि आप मत जाइए। आई कुड से, मैं अगर ये कहती हूँ कि युद्ध पे जब उसका राजा जा रहा है तो वो कह रही है कि मैं अगर ये कहती हूँ, आई कुड से, अगर मैं ये कहती हूँ डू नॉट गो, कि आप मत जाइए, बट दिस इज इनकन्वीनियंस, ये क्या होगा, एक अशुभ होगा। कहना मतलब जैसे कोई जा रहा होता तो उसको बोलते हैं ना कि टोकते नहीं है बीच में, अशुभ होता है। तो सेम इस तरीके से वो कह रही है कि अगर मैं उसको जाते टाइम पे टोकूंगी तो वो क्या होगा, अशुभ होगा। ऑल राइट, और अगर मैं कह देती हूँ कि ठीक है चले जाओ, ऑल राइट गो, अगर ठीक है मैं ये कह देती हूँ कि ठीक है चले जाओ, तो ये ऐसा लगेगा कि लवलेस थिंग है, कि वो उससे प्यार ही नहीं करती, कि हाँ ठीक है भाई जाओ आपको जाना है तो। ठीक है, स्टे विथ मी, अगर वो कहती है कि रुक जाओ मेरे पास में, इट्स इम्पीरियस, ये ऐसे लगेगा कि जैसे इसने ऑर्डर दिया है। मतलब एक रानी ने अपने राजा को कहा है कि रुक जाओ मेरे साथ ही रहना है एक तरीके से, तो वो ऐसे लगेगा कि मैंने उनको ऑर्डर दिया है। और अगर कहती है डू एज यू विश, तो तुम्हें जो ठीक लगता है वो कर लो।
मतलब कि जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, रुकना है तो रुक जाओ, और जो करना है वो कर लो। सजेस्ट, ठीक है, ये ऐसे लगेगा कि उसको सलाह दी जा रही है। कॉल इन डिफरेंस, और बहुत ही उदास होकर वो फिर क्या कहती हैं, एंड इफ़ आई से आई विल डाई, और अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, व्हेन यू आर गोन, और जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। यू माइट और माइट नॉट बिलीव मी, हो सकता है कि तुम मेरा भरोसा करो और ना ही करो, कोई मतलब पति को भरोसा हो या ना हो। टीच मी, अब वो बोल रही कि मुझे सिखाओ मेरे पति देव, बट आई ought टू से, मैं क्या कहूँ उस टाइम पे जब तुम जा रहे हो, व्हेन यू आर अवे, जब तुम मुझसे दूर जा रहे होते हो, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें क्या कहूँ, किस तरीके से कहूँ। तो आप लोगों को समझ में आया ये पहली पोएम हमने पढ़ी कालिदास की, भवभूति की, भर्तृहरि की। ये आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स के अंदर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हो। लाइन टू लाइन आपको अच्छे से इनको क्लियर करनी है, और कहीं पे कोई भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों पढ़ा दी, कालिदास, भवभूति एंड भर्तृहरि। कोई भी इसमें से आपको नहीं समझ में आ रहा, इसमें तो मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो आधी जिंदगी अपने सोने में गुजारता है, दुखों में गुजारता है। इसमें एक पति और पत्नी के वार्तालाप के बारे में बताया गया है। इसके अंदर उन मूर्ख लोगों के बारे में बताया गया है जो एक कविता लिखना नहीं जानते और उसके बारे में 50 टाइप की बातें करते रहते हैं, ठीक है। और इस पोएम, इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि एक कविता का महत्व क्या है। जिस तरीके से बाण धनुष से निकलने के बाद में अगर लक्ष्य पे नहीं लगता तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसी तरीके से अगर एक कविता किसी के हार्ट को टच नहीं करती है तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये दो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें पोइट्री की वर्थ ही बताई गई है, महत्व बताया गया है, और इसमें किस तरीके से उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। मतलब कि अपनी भवभूति लिखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ज़रूर कोई ना कोई मेरी पोएम को समझ पाएगा, मुझे उस दिन का भरोसा है, उस दिन का इंतज़ार है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई है ये सारी। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करके आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।